वेलकम टू द पाठशाला। सुबह मॉर्निंग में हमने ये मॉक टेस्ट नंबर 7 दिया था। ये 9 सितंबर का 2016 का सेट था। ये वन ऑफ द टफेस्ट टेस्ट था। आप ये मानिए कि जैसे कि अगर 51 टेस्ट बने थे तो उसमें 5-6 टेस्ट थे स्लाइटली डिफ़िकल्ट थे। उसमें से एक ये भी एक ऐसा टेस्ट था जिसमें से 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। 45 नंबर नॉर्मली तो सभी टेस्ट में स्कोर किया जा सकता था, पर ये जो 5 नंबर एक्स्ट्रा है वो स्कोर करना थोड़ा सा टफ था, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड ऐसे थे जो नए थे, जो बुक में नहीं मिलते आपको। तो इस मॉक टेस्ट का जो है सोल्यूशन देखने से पहले पहले आप एक बात ये इंश्योर कर लीजिए कि आपने ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया है कि नहीं किया है। अगर अभी तक आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ तो चैनल के अबाउट सेक्शन में इसका लिंक पड़ा होगा, आप वहाँ से जाके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इस चैनल का लिंक दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है कि वो चैनल का अबाउट सेक्शन ही ढूंढ नहीं पाते हैं। अगर आप में से किसी लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। टीयर 2 की स्पेशल क्लासेस के विषय में आप जानकारी रखें। डेमो क्लास जो है, अभी जो हम लाइव क्लासेस है उसका क्या है कि टीयर 1 में तो हम कर नहीं पा रहे हैं, पर टीयर 2 में हम कोशिश करेंगे कि इसको स्टार्ट से ही चला पाएँ। तो चलिए बात करते हैं, जो है हम देखते हैं जो है आज का सोल्यूशन। बात करें क्वेश्चन नंबर 76 की। इसमें इंसॉलेंट दिया हुआ वर्ड, इसका आपको बताना है सिनोनिम्स। इंसॉलेंट का मतलब होता है स्टबर्न बंदा, जिद्दी। क्या होता है? जिद्दी। जैसे कोई हठी बंदा नहीं होता है, तो आपने ये सुना होगा, घर में अक्सर करके सुनने को मिलता होगा कि ये बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी है। तो जो आदमी किसी की बात ना माने उसको बोलते हैं इंसॉलेंट इंग्लिश में। और रूड जो है, इसका जो है सिनोनिम्स होगा डिसटेस्टफुल, ये नॉर्मल सा वर्ड है, सभी को पता होगा। इम्पेशेंस, ये भी पता होगा जिसके पास पेशेंस ना हो। डायबोलिक, एक ये नया वर्ड है जो आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो सकता है, कुछ लोगों को पता होगा क्योंकि ये बुक में दिया नहीं रहता है। डायबोलिक का मतलब होता है, अगर हिंदी में बात करो तो पैसाचिक बोलते हैं। पैसाचिक मतलब बोले तो पिशाच की तरह। क्या? पिशाच। पिशाच हिंदी वर्ड है, इसका इंग्लिश जो वर्ड होता है डेविल बोलते हैं, शैतान, पिशाच। तो पैसाचिक बोलते हैं डायबोलिक को, कि पिशाच की तरह जो बिहेव करे उसको बोलते हैं डायबोलिक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 77 की, तो वर्चू, VIRTUE, वर्चू। वर्चू का मतलब होता है गुण, क्वालिटी। और इसका जो एंटोनिम होता है वो वाइस, अवगुण। अवगुण ये हो जाता है वाइस। अब बात करें जो है कि कुछ और वर्ड है जैसे वाइल्स, ये भी बुक में बहुत कम मिलेगा। वाइल्स का मतलब होता है छल बल। छल बल, जैसे कहते नहीं छल बल से जीत लो, किसी भी तरीके से जीत लो, तो ट्रिक करके जीतना एक तरीके से, समझ रहे हैं आप बात? ट्रिक करके जीतना। कर्स मतलब अभिशाप होता है, और कनिंग मतलब चालाक होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 78 की, आपको स्पेलिंग बताना है ट्रैंक्विलिटी की। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति। क्या होता है? शांति। ट्रैंक्विलिटी की जो स्पेलिंग है वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है हमारा, तो स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, सेकंड ऑप्शन ठीक है इसका। बात करें 79, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जब ये एरर फाइंडिंग आउट वाला क्वेश्चन आता है तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि आप कैसे इसे पहचानो, कैसे इसे ना पहचानो। अब जैसे आपका ऑप्शन है कुड ही साइट एनी प्रेसिडेंट इन सपोर्ट फॉर हर केस। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि एसएससी करती क्या है, या तो वो प्रीपोजिशन चार्ट वाले पार्ट में गलती करती है या फिर फ्रेजल वर्ब वाले पार्ट में गलती करती है। तो आपको पहचानना कैसे है? आपको पहले ये जो इंड है वो जरूर देखना है। जैसे यहाँ सपोर्ट फॉर हर केस है, एक बार जब आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ऐसा चलेगा कि सपोर्ट ऑफर केस होता है, सपोर्ट फॉर हर केस नहीं होता है। तो यहाँ पे सी पार्ट में ही रह रहा है, सपोर्ट ऑफर केस होना चाहिए था। तो ये चीज़ मैं कब से आपको सिखा रहा हूँ कि कीवर्ड के सराउंडिंग में गलतियाँ होती है। तो यहाँ पे पार्ट जो है 79 का सी, ये जो है आपका जाएगा ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पे गलती की गई है। तो जब भी आपको प्रीपोजिशन चार्ट या फ्रेजल वर्ब कहीं पे भी मिले तो आपको उसे एक बार चेक करना है कि क्या वो राइट फ्रेज है या फिर राइट फ्रेज नहीं है। सपोज करो दो केसेस हो सकते हैं कि आपको फ्रेज पर्टिकुलर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगर आपको आ रहा है तब तो आपका काम खत्म हो गया, और अगर आपको नहीं आ रहा है तब आपको सेंटेंस के अदर पार्ट में वो सारी चीज़ें चेक करनी है कि क्या और कुछ गलती तो नहीं है। और कुछ अगर गलती ना मिले तो आप फ्रेजल वाले पार्ट को टिक मारिए और फिर निकल लीजिए, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो ये एक ट्रिक होता है कि कैसे आप इन चीज़ों को सॉल्व करें। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की, ये आपका जो क्वेश्चन है, द जनरल मैनेजर ऑफ द इंडस्ट्री हैज़ फेल्ट दैट देयर इज़ नो यूज़ ऑफ डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम विद द लेबर्स। देखिए इसके पहले वाले में क्या किया गया था कि जो है आपका फ्रेजल वर्ब बोल लीजिए या प्रीपोजिशन चार्ट बोल लीजिए, पर्टिकुलर वर्ड जो है कौन सा प्रीपोजिशन लेता है वो एरर किया गया था।
अब यहाँ पे मैंने एक बार बताया था, डिस्कस अपने साथ कभी भी एक्टिव वॉइस में अबाउट नहीं लेता है, तो डिस्कसिंग अबाउट यहाँ पे इसके साथ प्रीपोजिशन लिया गया है। तो कुछ वर्ड मैंने आपको सिखाया था, 30-32 के आसपास वर्ड था, मैंने इसको बोला था कि आपको रटना पड़ेगा, और उसमें से ये कुछ कॉमन वर्ड बताया था मैंने डिस्कस को लेके कि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो डिस्कस अबाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, डिस्कसिंग द प्रॉब्लम विद द लेबर्स। अबाउट यहाँ पे एक्सेसिव यूज़ है, अबाउट नहीं होना चाहिए। तो पार्ट सी में यहाँ पे एरर है। बात करें क्वेश्चन नंबर 81 की, सी इंक्वायर्ड फ्रॉम द स्ट्रेंजर। अब यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि क्या इंक्वायर्ड फ्रॉम सही है। एक्चुअली इंक्वायर्ड फ्रॉम का मतलब होता है किसी से इंक्वायरी करना, तो यहाँ पे ये करेक्ट है। हु वॉज ही एंड वॉट ही वॉन्टेड फ्रॉम हर। इस तरीके की चीज़ को भी मैंने आपको एक बार बताया था कि यहाँ पे लास्ट में देखिएगा कि फुल स्टॉप है या फिर क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे फुल स्टॉप है, इसका मतलब है ये सिंपल सेंटेंस है। ये मैं आपको पढ़ाते वक्त मैंने ये एक सेंटेंस आपको बताया था कि कैसे पहचानते हैं। जैसे हु वॉज ही, अब यहाँ पे देखिए ये इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाया गया है कि सब्जेक्ट बाद में है और वर्ब पहले है, और सेंटेंस कैसा है, सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ही पहले आएगा, वाज बाद में। रीजन क्या है कि हु यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के काम नहीं आ रहा है, यहाँ पे बेसिकली ये को रिलेट कर रहा है। क्या को रिलेट कर रहा है, हु ही वॉज एंड वॉट ही वॉन्टेड फ्रॉम हर। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है, क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना है, यहाँ पे आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे हु और वाट दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज नहीं किए गए हैं। क्या इंट्रोगेटिव नहीं, ये सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। तो हु ही वॉज एंड व्हाट ही वांटेड फ्रॉम हर। तो बी पार्ट में यहाँ पे एरर है। क्या एरर है, बी पार्ट में यहाँ पे एरर है, तो इसका ऑप्शन बी जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 82 की, आपको अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। अब इनकी आपको मीनिंग्स पता होना चाहिए था। वी एक्टेड ऑन ए इम्पल्स। अब आपको इम्पल्स के साथ एक सुटेबल इसमें से वर्ड चूज करना है, एक तो मेमोरेबल, एक मेरिटोरियस। ये दोनों आप आसानी से काट सकते हैं कि ये ऑप्शंस नहीं हो सकते। और कंफ्यूजन कहाँ पे होती है, यहाँ पे। मोमेंट्री और मोमेंटस दोनों देखने में एक तरीके से लगते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना होमोफोन्स पढ़ने होते हैं, तो यहाँ पे ये होमोफोन्स का रोल है कि जो सिमिलर वर्ड होते हैं, जो देखने में एक बार प्रोनाउंसिएशन में सिमिलर लगते हैं लेकिन उनकी मीनिंग स्लाइटली डिफरेंट होती है। तो अगर इंडिविजुअल की मीनिंग नहीं पता होगी तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक। क्या होता है, क्षणिक, उसी पर्टिकुलर टाइम पे। तो वी एक्टेड ऑन ए मोमेंट्री इम्पल्स। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल होना है वो होना है मोमेंट्री। क्या, मोमेंट्री। मोमेंटस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। क्या होता है, मोमेंटस का मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम पे कोई चीज़ इंपॉर्टेंट हो, तो इंपॉर्टेंट के सेंस में आता है मोमेंटस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है या फिर 1 है, तो मोमेंट्री जाएगा, मोमेंटस नहीं। बात करें क्वेश्चन नंबर 83 की, डू योर बेस्ट एंड वी विल बैक यू। अब यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है बैक। बैक के साथ आपको क्या लगाना है, बैकअप। कहते नहीं कि तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे बैकअप में रहेंगे, बैकअप में रहेंगे। तो बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा अप। डू योर बेस्ट एंड वी विल बैक यू अप। अपना तुम बेस्ट दो, हम तुम्हारे जो है सपोर्ट में रहेंगे पीछे से। तो बैकअप का मतलब होता है बैक यू अप। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा वो 4 सही है। बात करें क्वेश्चन नंबर 84 की, संजय। अब यहाँ पे आपको चूज करना है कि कौन सा लगेगा। संजय हिज मदर इन द मॉर्निंग एवरी डे। संजय कॉल इन, कॉल अप, कॉल ऑफ, कॉल डाउन। एक बारी इनका सारों का मतलब समझ लेते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी समझा देता हूँ। कॉल ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना या बंद करना, किसी चीज़ को बंद करना, क्लोज करना या पोस्टपोन करना। कॉल डाउन, कॉल डाउन का मतलब होता है जैसे डांटना, फटकारना, फटकारना। कॉल इन का मतलब होता है बुलावा भेजना, जैसे डॉक्टर वगैरह को कॉल इन किया जाता है। और कॉल सब का मतलब होता है रिमेंबर करना, याद करना। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा, संजय जो है सुबह जो है अपनी माँ को याद करता है, तो कॉल्स अप आना चाहिए यहाँ पे। कॉल्स अप, रिमेंबर हिज मदर इन द मॉर्निंग एवरी डे। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें हम। अभी आपको इडियम्स के मतलब बताने हैं। इनके मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पुट टू एंड टू टुगेदर, इसका मतलब है रीजन लॉजिकली। कि पुट टू एंड टू टुगेदर का मतलब होता है, इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से एसएससी ऑप्शन पुट करती, पर यहाँ पे जो सुटेबल ऑप्शन है वो ये होता है कि रीजन लॉजिकली, लॉजिक के साथ रीजन देना। बात करें क्वेश्चन नंबर 86 की, एन एक्स टू ग्राइंड। ये बहुत इजी सा वर्ड होता है। इसका मतलब होता है हैव ए सेल्फिश इंटरेस्ट, मतलब निकालना। क्या होना, मतलब निकालना। बात करें क्वेश्चन नंबर 87 की, पिक टू पीसेस। ये यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि ये कंफ्यूज हो सकता है कि कंप्लीट ए वर्क इंटायरली, एनालाइज क्रिटिकली,
इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होता है एनालाइज क्रिटिकली, पिक टू पीसेस, एक एक पीस चेक करना। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो। तो इसका ऑप्शन जो है वो थर्ड सही है। बात करें क्वेश्चन नंबर 88 की। अब आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ए पर्सन हु लेज टू मच स्ट्रेस ऑन बुकिश लर्निंग, जो बहुत ज़्यादा जो है बुक लर्निंग पे स्ट्रेस करता है। ए पर्सन हु लेज टू मच स्ट्रेस ऑन बुकिश लर्निंग। तो यहाँ पे देखो परवर्ट का मतलब क्या होता है, वो जो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हैं उनको बोलते हैं परवर्ट। पेडांट का मतलब होता है पंडिताऊ, पंडिताऊ मतलब जो बहुत ज़्यादा इस आडंबर करते एक तरीके का ना, कि हाँ ये बुक में ये लिखा है, बुक में ये लिखा है, बुक में वो लिखा है। पंडित लोग अक्सर करते नहीं है, श्लोक वगैरह पढ़ते रहते तो इस बात पे फोकस करते हैं। तो ये आपका वन वर्ड है एग्जैक्टली। फिलोसफर का मतलब आप लोगों को पता है कि जो फिलोसफी वगैरह पढ़ते हैं उनको बोलते हैं फिलोसफर। स्कॉलर वो होते हैं जो विद्वान होते हैं, उनको स्कॉलर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सेकंड है। बात करें क्वेश्चन नंबर 89 का। पोस्टपोनमेंट और डिले परमिटेड इन द सफरिंग ऑफ ए पेनाल्टी और द डिस्चार्ज ऑफ एन ऑब्लिगेशन। ये जो ऑप्शन जाता है वो है रेस्पाइट। पोस्टपोनमेंट और डिले परमिटेड इन द सफरिंग ऑफ ए पेनाल्टी और द डिस्चार्ज ऑफ एन ऑब्लिगेशन। तो रिस्पाइट का मतलब होता है बचना। क्या होता है? बचना। तो इसका जो वन वर्ड है वो है पार्ट वन। अब यहाँ पे स्पायर, स्प्लर्ज एंड स्क्राउज, इनके भी मतलब आप समझ लीजिए कि स्पायर का मतलब होता है एक जैसे बिल्डिंग होती है ना, और सपोज कीजिए बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक शिखर टाइप का कुछ बना रहता है, तो इसको बोलते हैं स्पायर। स्प्लर्ज, स्प्लर्ज मतलब होता है कि खर्च करना। सेखी आपने वर्ड सुना होगा, सेखी भगाड़ रहे हैं, सेखी भगाड़ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग खर्च करते हैं ना, तो बोलते हैं सेखी दिखा रहा है, सीखे दिखा रहा है। तो बहुत ज़्यादा खर्च वाले करने वाले को बोलते हैं स्प्लर्ज। स्क्राउज, स्क्राउज का मतलब होता है चाबुक से पीटना, चाबुक से पीटना। बात करें क्वेश्चन नंबर 90 की। डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, ये होता है एबरेशन। डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, इसका वन वर्ड होता है एबरेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है जैसे कि प्रकाश जलाना। अमलगमेशन का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ अमलगमेट करना, इकट्ठा करना टाइप का। इमेजिनेशन, ये बहुत सा सिंपल सा वर्ड है, इमेजिन करना। बात करें क्वेश्चन नंबर 91 की। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन करेक्ट करना है। यहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट है इसको करेक्ट करना है। ही लाइक टू ड्राइव हिज कार एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स ईच आवर नहीं होता, एन आवर होता है। ये ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 92 है। हिज आर्गूमेंट अगेंस्ट हिज अपोनेंट डली ब्रॉट जीयर्स फ्रॉम द क्राउड। अब यहाँ पे आपको जीयर्स का पहले तो मतलब पता होना चाहिए कि क्या जीयर्स सही वर्ड है यहाँ पे या नहीं। जीयर्स का मतलब होता है ताना देना, एक तरीके से क्या, ताना देना। तो हिज आर्गूमेंट अगेंस्ट हिज अपोनेंट, उसने अपने अपोनेंट के खिलाफ जो भी आर्गूमेंट किया। डली ब्रॉड मतलब थोड़ा सा ले आया। क्राउड का क्या, ताना। क्राउड ताना नहीं मारती है, क्राउड जो है ना फटकार लगाती है। आपने सुना होगा कभी भीड़ में कि मान लो स्टेज पे कुछ चल रहा हो, एक बंदा दूसरे बंदे के खिलाफ कुछ आर्गुमेंट कर रही है, और अगर जनता को पसंद नहीं आता है ना, तो कभी वो टमाटर फेंकती है, कभी कुछ फेंकती है, तो एक तरीके से क्या लगाती है, फटकार लगाती है। तो यहाँ पे इनवेक्टिव सही वर्ड है, क्योंकि इनवेक्टिव का मतलब होता है फटकार। फ्रेज का मतलब होता है प्रशंसा। कंट्रोवर्सी का मतलब तो आप लोग जानते ही हो कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करना। अब बात करें जो है क्वेश्चन नंबर 93 की। डू यू नो द टाइम व्हेन द ट्रेन डिपार्ट्स। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि क्या व्हेन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, विच लगना चाहिए, बाई और दैट। तो आप विच और बाई में, दैट में तो कंफ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे ये वर्ड रखेंगे आपको सेंस नहीं मिलेगा। डू यू नो द टाइम विच द ट्रेन डिपार्ट, एकदम समझ में आ जाएगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। दैट द ट्रेन डिपार्ट नहीं लगेगा। लेकिन बाई में कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि बाई का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, कि आप ऐसा सोचने लगे कि बाई द ट्रेन डिपार्ट्स। क्योंकि जब नो इम्प्रूवमेंट वाला सेंटेंस होता है तो वहाँ पे डाउट बहुत क्रिएट होता है। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। डू यू नो द टाइम व्हेन द ट्रेन डिपार्ट्स, सेंटेंस आपको पढ़ने में सही लग रहा है और व्हेन सही फिट भी हो रहा है कि क्या तुम्हें वो समय पता है जब ट्रेन छूटेगी, जब यहाँ से ट्रेन जाएगी। तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट जाएगा, बाई में कंफ्यूज मत होइएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर जो है 94। आई एम स्टेइंग विथ सम फ्रेंड्स हु आर ओनिंग ए फॉर्म। हु आर ओनिंग ए फॉर्म नहीं होता है, हु ओन ए फॉर्म होगा। और यहाँ पे हु के पहले जो है प्लूरल फॉर्म है तो ओन होगा, अगर सिंगुलर होता तो ओन्स होता। तो इसका सेकेंड पार्ट जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। बात करें क्वेश्चन नंबर 95 की। एन ओल्ड फ्रेंड मे आई गिव यू एन एडवाइस। अब जैसे है ये चीज़,
अब ये हम जब पढ़ेंगे आर्टिकल में, नाउन में वगैरह जाके, तो वहाँ पे ये चीज़ और क्लियर हो पाएगी। लेकिन मैं इस रूल को यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। जैसे एडवाइस क्या है, आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो एडवाइस जब अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका जब हम सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं, मतलब ये एक तरीके से कि जब हमको इसका सिंगुलर बनाना होता है तो हम ए पीस ऑफ एडवाइस करके लिखते हैं। तो यहाँ पे एन का जो इस्तेमाल है वो गलत है। यहाँ पे सम एडवाइस होता है, गिव यू सम एडवाइस, मे आई गिव यू सम एडवाइस। तो सम राइट वर्ड है यहाँ पे, इसके पहले सम एडवाइस के पहले लगाया जाता है। और ए का इस्तेमाल तब होता है जब हम ए पीस ऑफ एडवाइस बोलते हैं, तब कभी भी एन नहीं लगाते हैं एडवाइस के पहले। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, सम का इस्तेमाल करते हैं। और सिंगुलर फॉर्म में यूज करना हो तो ए पीस ऑफ एडवाइस ऐसे लिखते हैं। बात करें अब पैसेज की, पैसेज में यहाँ पे मैंने जो है वो वर्ड यहाँ पे जो है ग्रीन कलर कर रखा है, जिससे आपको सीधे सीधे ऑप्शन मिल जाएंगे। क्योंकि ये जो पैसेज है टाइप 1 पैसेज है, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है, 4 क्वेश्चन तो सीधे सीधे डिक्टो आपको कीवर्ड दिए हैं, एक क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा, वो भी ज़्यादा नहीं। चलिए एक बार मैं तेजी में इसको डिस्कस कर देता हूँ। द अलास्का पाइपलाइन स्टार्ट एट द फ्रोजन एज ऑफ द आर्कटिक ओशियन। इट स्ट्रेचेज साउथवर्ड अक्रॉस द लार्जेस्ट एंड नॉर्थरमोस्ट स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, एंडिंग एट ए रिमोट आइस फ्री seaport village nearly 800 miles from where it begins. It is massive in size and extremely complicated to operate. अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये देख रहे हैं पाइपलाइन बिछाने की बातचीत चल रही है। क्या, कहाँ से कहाँ तक क्या क्या हो रहा है, वो चीज़ों का है। जैसे यहाँ तक पढ़ते हैं हमको ये समझ में आने लगता है कि अच्छा ये पैसेज किस विषय में होने वाला है। तो ये पाइपलाइन और ऑयल, इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड पैसेज रहने वाला है। द स्टील पाइप क्रॉसेज वाइंड swept plains, endless miles of delicate tundra that tops the frozen ground. It weaves through crooked canyons, climbs sheer mountains, plunges over rocky crags, make its way through thick forests and passes over 100 of rivers and streams. The pipe is 4 feet in diameter and up to 2 million barrels or 84 million gallons of crude oil can be pumped through it daily, resting on H-shaped steel racks called bends. A long section of the pipeline follow a zigzag course. अब यहाँ देख रहे हैं वही जो है ये बताया जा रहा है कि पाइपलाइन कैसे कैसे बिछाया जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। High above the frozen, other long sections drop out of sight beneath spongy or rocky ground and return to the surface later on. The pattern of the pipeline up and down route is determined by the often harsh demands of the Arctic and subarctic climate, the tortuous lay of the land, and the varied composition of the soil, rock, or permafrost, permanently frozen ground. A little more than half of the pipeline is elevated above the ground. The remainder is buried anywhere from 3 to 12 feet, depending largely upon the type of terrain and the properties of the soil. One of the largest in the world, the pipeline costs approximately $8 billion and is by far the biggest and most expensive construction project ever undertaken by private industry. In fact, no single business could raise that much money, so 8 major oil companies formed a consortium in order to share the cost. कंसोर्टियम एक ऐसा समूह होता है जिसमें कई सारी जो है ग्रुप मिलके, कई सारी कंट्रीज़ मिलके या कई सारी बिजनेस एंटिटीज़ मिलके एक डिसीजन लेते हैं कि हम साथ में काम करेंगे। इस तरीके से एक तरीके से समझौता होता है। ईच कंपनी कंट्रोल्ड ऑयल राइट्स थ्रू पर्टिकुलर शेयर्स ऑफ लैंड इन द ऑयल फील्ड्स एंड पेड इनटू द पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन फंड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ इट्स होल्डिंग्स टुडे डिस्पाइट इनॉर्मस प्रॉब्लम्स ऑफ क्लाइमेट, supply shortage, equipment breakdowns, labor disagreement, treacherous terrain, a certain amount of mismanagement and even theft. The Alaska pipeline has been completed and is operating. तो लास्ट वाली लाइन में है यहाँ पे ये बताया गया है कि कंप्लीट तो कर ली गई है जो पाइपलाइन बिछाने का काम है। पाइपलाइन बिछाने के काम और आने वाली प्रॉब्लम्स के विषय में बातचीत की गई है। फंड कैसे रेज होगा, कैसे रेज नहीं होगा, कंसोर्टियम कैसे बनाया जाएगा, कैसे नहीं बनाया जाएगा, फिर ये प्रोसेस कैसे होगा और फाइनली कंप्लीट कैसे होगा। और इस वाले पार्ट में दिया हुआ है कि प्रॉब्लम्स क्या आई। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए 4, द अलास्कन पाइपलाइन एंड सीन, तो सीधा सीधा मैंने यहाँ पे आपको जो है दे रखा है कि
कीवर्ड हाईलाइट करके कि एट ए सी पोर्ट विलेज, इसका ऑप्शन था ऊपर मैंने दे रखा है, सीधा सीधा जो है पैसेज में है इसका जवाब। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अलास्का पाइपलाइन, 84 मिलियन गैलन ऑफ क्रूड ऑयल, ये ब्रैकेट में करके दिया हुआ था। 84 मिलियन होगा या फिर 2 बिलियन था। क्वेश्चन नंबर 98, वाटर बेंड्स, वहीं पे मैंने दिखाया था कि बेंड्स क्या होता है, ये था द एच शेप्ड स्टील रैक्स। बात करें 99 की कि हाउ वाज द फंड फॉर पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन जनरेटेड, ऑप्शन 8 मेजर ऑयल कंपनी ज्वाइन हैंड्स टू शेयर द कॉस्ट, ये भी मैंने हाईलाइट किया था। अब लास्ट क्वेश्चन है जिसका जो है उसमें डायरेक्ट नहीं था पर इनडायरेक्ट लास्ट वाले पैरा में था। ये पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट प्रॉब्लम्स फेस्ड वाइल कंस्ट्रक्शन। अब इसमें जो 4 ऑप्शन दिए इसमें टीचर्स टेरियन ये था कि ये प्रॉब्लम हुई है, लैक ऑफ फंड्स ये नहीं था, और सप्लाई शॉर्टेज दिया हुआ था, इक्विपमेंट ब्रेकडाउन ये सारा दिया था। तो इसका पार्ट थर्ड जाएगा क्योंकि फंड जो है उन्होंने अरेंज कर लिया था आपस में मिलके, तो फंड की प्रॉब्लम हुई ऐसा कुछ नहीं कहा गया है पैसेज में, लेकिन ये प्रॉब्लम हुई थी लास्ट पैराग्राफ में, ये मेंशन्ड है। तो इसका ऑप्शन जाएगा थर्ड। तो ये रहा आपका आज का जो है मॉक टेस्ट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।